पिछले पार्ट की कंटिन्यूएशन है। FCRA पढ़ने से पहले हमने CHRI के बारे में पढ़ा था। CHRI कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का कहीं ना कहीं कुछ ग्रुप है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ क्या है? अब आपकी 56 कंट्रीज़ हैं जो कि ब्रिटिश एम्पायर ने पास्ट में इनको रूल किया था, ठीक है। और अब वो टुगेदर एक फ्रेंडली ग्रुप में बन चुकी है जिसको हम कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ये कंट्रीज़ अब इंडिपेंडेंट है लेकिन ये साथ में काम करती है पीस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। शेयर्ड वैल्यूज़ लाइक ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी एंड कॉपरेशन पे ये काम करती है। जो ये ग्रुप है इट इज़ नॉट रूल्ड बाय एनीवन, सब इक्वल हैं। इट्स लाइक अ क्लब ऑफ इक्वल्स। जो हेड है कॉमनवेल्थ के वो किंग चार्ल्स III हैं, उनकी किसी कंट्री के ऊपर पार नहीं है। एग्जाम्पल्स ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये ऑफन इंग्लिश बोलते हैं, सिमिलर लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये CHRI के बारे में पिछली वीडियो में बता ही दिया था। FCRA के बारे में देख लो। FCRA क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। पर्पस क्या है इसका? जो फॉरेन डोनेशंस हैं इंडिया में, जो इंडिविजुअल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास जो फॉरेन डोनेशंस आती हैं उसको कंट्रोल करने का ये एक्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे मस्ट रजिस्टर्ड अंडर FCRA टू लीगली रिसीव फॉरेन फंड्स। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाहर से फंडिंग आ रही है तो उसको पहले अपना FCRA के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी बाहर से फंडिंग जो है उसको मिल पाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इस FCRA को ऊपर से ओवरसी करती है, ठीक है। और अगर इसके रूल्स को नहीं माना गया तो जो FCRA है वो उस बॉडी को क्या कर सकती है? उस ऑर्गेनाइजेशन को कैंसिल कर सकती है उसका रजिस्ट्रेशन, या सस्पेंड कर सकती है उसका रजिस्ट्रेशन। तो अभी यही हुआ है, ठीक है। क्या हुआ था देखो, जून 2021 में CHRI का जो FCRA रजिस्ट्रेशन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उसको 180 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। जो सस्पेंशन है वो एक्सटेंड करी गई थी आगे 180 दिन के लिए और फिर 19 अप्रैल 2022 में MHA ने ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया था CHRI का FCRA रजिस्ट्रेशन। रीज़न दिए गए थे कि उसने FCRA के प्रोविजंस को वायलेट करा है और मिसयूज और डाइवर्जन ऑफ फंड्स हुए हैं और सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं दिक्कत आई है इनकी वजह से। अब CHRI ने क्या किया? ये दिल्ली हाई कोर्ट गए, बोला कि कैंसिलेशन जो है वो अनफेयर है, विदाउट अ हियरिंग करी गई, नेचुरल जस्टिस के प्रोविजंस को उन्होंने फॉलो नहीं किया, बिना बेसिस पे मेरी जो ये है कैंसिल कर दी। अब जो ऑर्गेनाइजेशन ने एम्फेसाइज़ करा कि जो ये तो कमिटमेंट है इनकी ट्रांसपेरेंसी पे और ह्यूमन राइट्स पे, और मेरी फंडिंग को कैंसिल कर रहे हैं। इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट से ये समझ में आता है कि FCRA के रूल्स को मानना इज़ इम्पॉर्टेंट। CHRI का जो वर्क है प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड सोसाइटी इज़ अफेक्टेड, ये चीज़ भी हुई है। और केस जो है हाईलाइट करता है लीगल एवेन्यूज़ अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशंस चैलेंजिंग गवर्नमेंट डिसीजंस। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, RBI जो है उनको मिला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, बेसिकली उसके 2 इनिशिएटिव्स की वजह से। और जो 2 इनिशिएटिव्स हैं वो हैं सारथी और प्रवाह, ठीक है। जो ये अवार्ड है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ये सेंट्रल बैंकिंग जो है US बेस्ड इंस्टीट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है। पर्पस क्या है? सेंट्रल बैंक्स जो हैं किसी देश के उनको एक्नॉलेज करना कि उन्होंने डिजिटल इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस में बहुत कुछ करा है। अब RBI के जो इनिशिएटिव्स हैं जिसकी वजह से उसको ये मिला है वो कौन कौन से हैं? पहला तो है सारथी इनिशिएटिव, जिसका मतलब होता है चैरिटी, राइट, जो रथ चलाता है। 2023 में जनवरी में ये लॉन्च किया था। ये एक इंटरनल डिजिटल वर्कफ्लो सिस्टम है RBI के ऑपरेशंस को और अच्छे से चलाना। इंटरनल है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ये RBI की फंक्शनिंग के लिए ही है। और सिक्योर स्टोरेज एंड शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स अमंग एम्प्लॉय, ये इसका की फीचर है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस इससे एनहांस हुआ है, डैशबोर्ड और रिपोर्ट सब कुछ डिजिटली बनाया है। पेपर बेस्ड प्रोसेसेस में रिडक्शन आई है। और इसने जो ये है सारथी पोर्टल, इसकी वजह से 13500 एम्प्लॉयज़ को यूनिफाई कर दिया गया एक ही पोर्टल पे, 40 लोकेशन से ज़्यादा, तो बेटर कोलैबोरेशन और डिसीजन मेकिंग हुआ है, ठीक है। सेकंड है प्रवाह। प्रवाह मतलब फ्लो, राइट। ये भी इनिशिएटिव लॉन्च किया था RBI ने 2024 में। ये एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए है टू सबमिट रेगुलेटरी एप्लीकेशंस टू RBI, ठीक है, समझ में आया। डिजिटल पोर्टल है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए, रेगुलेटरी एप्लीकेशंस RBI को सबमिट करने के लिए। 70 रेगुलेटरी एप्लीकेशन प्रोसेसेस डिजिटलाइज कर दिए हैं RBI ने। रियल टाइम ट्रैकिंग है इसमें और इसको इंटीग्रेट करा गया है सारथी सिस्टम के लिए। 80% इंक्रीज़ हुआ है इससे मंथली एप्लीकेशंस में अब लॉन्च के
बाद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इस अचीवमेंट को सराहाया, बोला कि एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस इन इनोवेशन और एफिशिएंसी इन गवर्नेंस की वजह से प्रमोट करता है। ये सब डिजिटल इनोवेशन जो है वो इंडिया की फाइनेंशियल इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। पोर्टल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में और देख लो। सारथी स्मार्ट ऑफिस ऐप है, आरबीआई एम्प्लॉयज़ के लिए, इंटरनल यूज़ के लिए है। एम्प्लॉय को डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली सेंड, रिसीव और मैनेज करने में हेल्प करता है। सारे के सारे रिकॉर्ड्स एक ही जगह रख सकते हैं, टीम वर्क इससे ईजियर बन रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक फ़ाइल को मुंबई आरबीआई से ऑफिस से दिल्ली लेके जाना है तो वो पोस्टर या मेल से भेजी जाती थी, ठीक है। अब उसको इंस्टेंटली आप भेज सकते हो सिक्योर गूगल ड्राइव टास्क ट्रैकर से, जो सिर्फ आरबीआई यूज़ कर सकता है थ्रू दिस सारथी, ठीक है। प्रवाह पोर्टल पब्लिक कंपनीज़ और कंपनीज़ के लिए है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर लोग, कंपनीज़ और बैंक्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं आरबीआई के अप्रूवल के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो एक कंपनी है, उसको डिजिटल बैंक स्टार्ट करना है। पहले वो फॉर्म प्रिंट करते थे, उसको आरबीआई पे कुरियर करते थे और हफ्तों के लिए वेट करते थे। अब वो अपनी रिक्वेस्ट कि भाई हमें एक डिजिटल बैंक स्टार्ट करना है, वो रिक्वेस्ट प्रवाह पे डालेंगे, उनको एक रिसिप्ट मिलेगी और वो जो है फाइल को ट्रैक कर सकते हैं अ पार्सल ऑन अमेज़ॉन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। लैंडमार्क जजमेंट थी एक सुप्रीम कोर्ट की 15 जनवरी 2025 को। सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने ये बोला कि भाई क्लीन और हाइजीनिक पब्लिक टॉयलेट्स एक फंडामेंटल राइट है, मतलब एक्सेस टू दीज टॉयलेट्स क्लीन और हाइजीनिक जो हो वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू प्राइवेसी भी इसके अंदर एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्या दिखाता है कि भाई सैनिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और सैनिटेशन जो है वो भी ह्यूमन की डिग्निटी को और इक्वालिटी को इंश्योर करता है। हुआ क्या था, जो एडवोकेट हैं राजीव कालिता, इन्होंने एक पीआईएल जो है वो लगाई थी, फाइल करी थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और हाईलाइट करा था ये कि टॉयलेट फैसिलिटीज़ जो है कोर्ट कम्प्लेक्सेस अराउंड इंडिया वहाँ पर भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो पटिशनर जो है यानी कि जो एडवोकेट हैं, इन्होंने एम्फेसाइज़ करा कि क्लीन, एक्सेसिबल और जेंडर इंक्लूसिव रेस्ट रूम्स जो हैं कई कोर्ट्स में नहीं है, जिसकी वजह से जजेस को जो है प्रॉब्लम होती है, लॉयर्स को प्रॉब्लम्स होती है, पर्टिकुलरली वुमेन को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया कि भाई कोर्ट ने बोला कि जो टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, रेस्ट रूम्स हैं, ये मेरली कोई कन्वीनियंसेस नहीं है, लेकिन ये इंटीग्रल है राइट टू लिव विद डिग्निटी और एक ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही है ये चीज़, जो हमारे यहाँ कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में टॉयलेट्स नहीं है। तो जजमेंट ने ये एम्फेसाइज़ करा राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 के अंदर एक्सेस टू हाइजीनिक और फंक्शनल सैनिटेशन फैसिलिटी सबको मिलनी चाहिए। आर्टिकल 47 और 48A की बात करते हुए कोर्ट ने बोला कि जो स्टेट है उसको पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए और एक क्लीन एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना चाहिए, स्टेट की ड्यूटी है ये। अब कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस भी इशू करे कि सारे के सारे हाई कोर्ट और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, यूनियन टेरिटरीज़ है, उनको डायरेक्ट करा कि जो सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज़ को अवेल कराया जाए, कंस्ट्रक्ट कराया जाए, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए और ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, सारे के सारे कोर्ट के प्रेमिसेस में और ट्रिब्यूनल्स में अक्रॉस द कंट्री। जो कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटीज़ हैं वो वेल मेंटेन होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए और एक्सेसिबल होनी चाहिए एट ऑल टाइम्स, ठीक है। और हर एक हाई कोर्ट को जो है एक कमेटी कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी, जिसको एक जज चेयर करेंगे और उस जज को चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेंगे, जिससे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए टू एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज़। और स्टेट गवर्नमेंट्स और जो यूटीज़ हैं वो सफिशेंट फंड्स देंगी इसके लिए। क्लियर। अब सिग्निफिकेंस क्या रही जजमेंट की, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस होगा, इससे ह्यूमन डिग्निटी एडवांसमेंट होगी एंड इंक्लूसिविटी जो है वो प्रमोट होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से है इसमें, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 47 की बात करी गई, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, एंड आर्टिकल 48 की बात करी गई, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इंडिया के जो कोर्ट्स हैं वो पहले से ही बोलते आए हैं कि लाउड स्पीकर जो है एक एसेंशियल पार्ट नहीं है किसी भी रिलीजन का, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन प्रोवाइड करता है, ये राइट अंडर आर्टिकल 25। तो रिसेंटली क्या हुआ है, बॉम्बे हाई कोर्ट 2025 ने बोला है, कोर्ट ने बोला है कि लाउड स्पीकर्स जो है वो इंटीग्रल नहीं है रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए, और महाराष्ट्र की सरकार को बोला है कि नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स को स्ट्रिक्टली लगाओ अपनी स्टेट में।
ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट 2005 में बोला था उन्होंने कि लाउड स्पीकर जो है 10 से 6 बजे के बीच में बैन होने चाहिए, तो अभी भी है, ठीक है। और आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। और नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल्स 2000, इन रूल्स के अंडर ये बोला गया है कि भाई 10 से 6 बजे के बीच में लाउड स्पीकर का यूज़ करना प्रोहिबिटेड है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग एनी कल्चरल और रीजनल फेस्टिवल्स फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ डेज एज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट। कौन सा? नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल्स 2000, ठीक है। एक यहाँ पे डॉक्ट्रिन भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन। जुडिशरी जो है वो इसने एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट को एम्प्लॉय करा हुआ है, ये चीज़ डिटरमाइन करने हो कि भाई कोई प्रैक्टिस है रिलीजन में वो एसेंशियल है, किसी रिलीजन के लिए फंडामेंटल है कि नहीं है। अगर प्रैक्टिस एसेंशियल नहीं है तो उसको आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट के अंदर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन इंपॉर्टेंट है।